इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो डाला था कि इलेक्ट्रिकल से क्या क्या हैजार्ड है, इससे क्या क्या नुकसान है, क्या क्या होता है, उससे कौन कौन से कंडीशन में क्या क्या आपके बॉडी में इफेक्ट हो सकता है, इन सारे चीज़ों के बारे में जाना था। तो मैंने बताया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग उसके साइट पर जो खतरे होते हैं उसके लिए कुछ ऐसी पॉइंट्स है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, और इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि आपके फील्ड में इन सभी खतरों से कैसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि लूज कनेक्शन, क्या देखना है, लूज कनेक्शन कहाँ है। लूज कनेक्शन किसको कहते हैं? किसी भी केबल में चाहे किसी भी वायर में, अगर जैसे ये केबल है, इसमें ये सॉकेट है, ये क्या है, डिवाइस है, ये सॉकेट, अब जैसा ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, क्योंकि ये इस डिवाइस का ये पूरा ऐसा सिस्टम ही है कि ऐसा ही आता है। लेकिन अगर हम कोई एक्सटर्नल चीज लगाते हैं किसी जगह पे, और लगाने के वक्त अगर ये केबल को अगर हम इसके अंदर ना डाल करके और अंदर का कनेक्शन अंदर ना करें, ये अगर बाहर दिखे, और इसके अंदर 3 तार होता है 3 कलर का, आपको मालूम होगा, इसको अगर हम काटे तो इसमें 3 तार होगा, ये तीनों तार अगर इसके किनारे पे दिखता है तो ये लूज कनेक्शन। ये वायर कहीं से कटा है, उसको हम लोग टेपिंग करके काम चला रहे हैं, ये लूज कनेक्शन है। किसी भी प्लग या सॉकेट का, जैसे कि यहाँ सॉकेट है, तो सॉकेट में जिसमें हम लोग प्लग इन करते हैं, तो जो प्लग इन करते हैं ये 3 उसमें पार्ट होता है ना, इसका अगर किसी वजह से कोई चीज अगर ढीला है, कोई पार्ट, तो ये भी अर्थिंग कर सकता है, तो ये भी कारण बन सकता है आप इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का। तो इसको भी चेक करना है। प्लस ये जिसमें घुसाते हैं उसके अंदर भी क्या है, पिन है, वो भी पिन टाइटेड होता है, तो उसको भी अगर घुसाने के वक्त अगर कुछ ऐसा चिर चर का आवाज कर रहा है तो समझ लीजिए कि इसके अंदर भी हमको इस चीज को देखना है। उसको खोल करके पीछे से उसको टाइट करिए, देखिएगा वो ढीला हो, ये भी लूज कनेक्शन। और कभी कोई तार केबल का ऊपर का पार्ट जो आइसोलेटेड होता है, देखिए 3 तार है अंदर में, तीनों तार अलग अलग कलर का है, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, जो भी है, 3 तार का 3 कलर है, एक रेड होगा बाकी 2 कलर कोई भी होगा, तो उसमें उसके ऊपर से ये आइसोलेटेड है, यानी कि डबल आइसोलेशन है इसमें। इस तार में क्या है, डबल आइसोलेशन है कि ये ऊपर से आइसोलेट है। ये ऊपर वाला अगर कहीं से कट गया है, छिला गया है, या कोई गर्म चीज से बरक गया है, तो ये भी लूज कनेक्शन। इन सभी चीजों को आपको साइट पर क्या करना है, एक एक चीज को देखना है। कोई केबल अगर कहीं से जनरेटर लाइन से आकर के काम चल रहा है तो केबल का पूरा निरीक्षण करना है, केबल का पूरा इंस्पेक्शन करना है कि ऑल केबल्स आर इन गुड कंडीशन और नॉट। अगर वो गुड कंडीशन में है तो काम कर सकते हैं, अदरवाइज उसको चेंज करना है। दूसरा चीज है, अगर वायर फिटिंग सही नहीं है, फिटिंग माने क्या कि आपने किसी प्लग को अगर ज्वाइंट किया किसी केबल में, तो आपने केबल को अंदर डाला है, अंदर डालने के बाद 3 तार निकला है, ये तीनों तार को तीनों सॉकेट में डालेंगे। तो आदमी लोग क्या करता है, तार को सीधा मोड़ा और सीधा सॉकेट में डाला और उसको टाइट कर दिया, गलत है। उसको इस तरह से बाइंडेशन करना है, इस तरह से बाइंड अप करना है। जब ये बाइंड अप होगा तो क्या होगा कि ये बहुत बढ़िया तरीके से क्या होगा, पकड़ के रखेगा, मजबूत रखेगा। और नहीं तो सीधा वाला में क्या होता है कि आप निकालने घुसाने में कभी क्या होता है, ये अगर छूट गया तो एक दूसरे के साथ टच होगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। तो दैट इज ऑल्सो लूज वायर फिटिंग। क्या है ये, लूज वायर फिटिंग। तो लूज वायर फिटिंग भी आपका कारण है कि आपके एरिया में ये इलेक्ट्रिकल हैजार्ड को पैदा करता है। उसके बाद है अर्थिंग, ग्राउंडिंग, बाउंडिंग। अगर 220 है तो आपने प्रॉपर अर्थिंग का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया। अगर प्रॉपर इस्तेमाल किया है तो अर्थिंग होने का चांसेस नहीं है। अगर 440 है, 250 से ज्यादा 650 तक है, तो उसमें आपने ग्राउंडिंग किया है कि नहीं किया है। हर मशीनरीज में आपको ELCB है कि नहीं है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये है कि नहीं है। अगर है तो आपने ग्राउंडिंग अच्छा किया है। अगर 650 से ज्यादा करंट हम इस्तेमाल करते हैं तो 650 से ज्यादा करंट में हमको बाउंडिंग चाहिए होता है। दोनों का पावर थोड़ा अलग है लेकिन बनाने की विधि सेम ही है ना। तो ये सब इलेक्ट्रिकल वाला के लिए ये है, आप लोग को इतना जानने की जरूरत नहीं है। बस आपका बाउंडिंग थोड़ा सा प्लेट मोटा रहेगा, चौड़ा रहेगा, और ग्राउंडिंग का प्लेट थोड़ा पतला रहेगा, लेकिन वो भी एल्यूमिनियम का ही प्लेट होगा। और अर्थिंग तो जानते ही हैं आप लोग, देखे ही होंगे। तो इस तरह से अगर अर्थिंग, ग्राउंडिंग, बाउंडिंग का अगर आपने सही तरीका से इस्तेमाल नहीं किया है तो ये भी कारण बन सकता है आर्चिंग का और इलेक्ट्रिकल शॉक। देखिए, इलेक्ट्रिकल शॉक एक ऐसा चीज है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल शॉक रोक देते हैं ना साइड पर, और आपको इंसान को बचाना सबसे पहला कर्तव्य है, तो अगर इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक से रोक देते हैं तो ये चारों जो कंडीशन है ये रुक जाएगा। ये होगा ही नहीं, बर्न भी नहीं होगा बर्न, आदमी को ही जलाएगा ना, तो बर्न भी नहीं होगा। दूसरा, आपका अर्चिंग भी नहीं होगा, फायर एक्सप्लोजन भी नहीं होगा, सेकेंडरी इफेक्ट भी नहीं होगा। तो शॉक को रोकना बहुत जरूरी है। तो शॉक को रोकने के लिए सारा जो मैंने बताया आपको, लूज कनेक्शन, यूज ऑफ पुअर क्वालिटी वायर फिटिंग,
उसके बाद में क्या है, लैक ऑफ अर्थिंग, ग्राउंडिंग, बॉन्डिंग। उसके बाद लैक ऑफ सेफ्टी प्रोटेक्टिव डिवाइस। बहुत ऐसा मशीनरीज है जिसमें सेफ्टी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्टर है ना, रेगुलेटर है ना, और बहुत कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब अगर हम, जिसमें जो चीज जरूरत है उसमें वो चीज अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये सेफ्टी माने प्रोटेक्टिव डिवाइस है, तो उससे भी आपका वहां पर उसमें आग लग सकता है, उसमें अर्चिंग हो सकता है और एक्सप्लोजन हो सकता है उस मशीनरी में। तो अगर इसका लैक है, अगर नहीं है, तो ये खतरा है आपको इलेक्ट्रिकल शॉक होने का साइड पर। उसके बाद यूज ऑफ ओवररेटेड फ्यूज एंड जंप। ओवररेटेड माने क्या, ज्यादा पावर का। अब जैसे हम लोग 220 यूज करते हैं तो इसमें बहुत मोटा आपको फ्यूज नहीं लगाना है। इसमें कैसा फ्यूज लगाना है, बहुत पतला बारीक फ्यूज लगाना है। जैसे अभी इसके अंदर जो लाल हरा पीला है वायर है, उसको अगर छील दें तो उसमें से जो वायर निकलेगा वो 2 वायर काफी है 220 के लिए। लेकिन आप क्या करते हैं, पूरा वायर को छील के लपेट के लगा दिए तो वो ओवररेटेड हो गया, फिर वो फ्यूज नहीं उड़ेगा, उससे आपका डिवाइसेस उड़ जाएगा, इससे सारा डिवाइसेस उड़ जाएगा। तो आपको इसीलिए इसको भी ध्यान रखना है कि ओवररेटेड फ्यूज। और जंपर कहाँ यूज होता है, जंपर कहाँ यूज होता है, आप देखे होंगे ये जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में 3 वायर ऊपर आता है, उसके बाद उस 3 वायर में से, वो तीनों 3 फेस है, तीनों वायर में से आपके ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक एक वायर आकर के उसमें कनेक्टेड होता है। और ट्रांसफार्मर में से जहां से हमारा कनेक्टिविटी है, जिस फ्यूज का, जिस फेज का, उसमें जो कनेक्टिविटी होता है वो देखिएगा एल्यूमिनियम का पतला वायर होता है, और वही वायर शाम को ओवरलोड होने के बाद बुर्र से जल जाता है, आप देखे होंगे। तो ये भी कारण हो सकता है आपका ओवर रेटेड फ्यूज एंड जंपर लगा। क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इतना बेवकूफ तो नहीं है कि उसमें मोटा वायर लगा देता तो एक ही बार में जलता ही नहीं। लेकिन वे समझिए कि उसमें जिसमें कि मोटा वायर लगा देगा और उस फेज में जितने लोगों का वायर होगा, जितने लोगों का कनेक्टिविटी होगा, सारे लोगों का सारा डिवाइस क्या होगा, जल जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, जल जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा घर में, है ना, वायरिंग में इफेक्ट होगा, ये सारा चीज होगा। इसीलिए वहां पर पतला एल्युमिनियम का वायर से उसको फ्यूज जंपर लगाया जाता है। तो इसी को बोलते हैं ज्यादा रैटेड अगर फ्यूज एंड जंपर लगाते हैं आप तो ये भी खतरा है। उसके बाद वर्किंग ऑनलाइन इक्विपमेंट। किसी भी इलेक्ट्रिकल लाइन में कोई मशीन चल रहा है, आपको कुछ मेंटेनेंस करना है तो आप कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, लॉकआउट टेक आउट करेंगे। तो लॉकआउट टेक आउट बिना किए अगर करते हैं, आप ऑनलाइन काम करते हैं, तो दैट इज द डेंजर एंड दैट इज क्रिएटेड मे बी एक्सीडेंट एंड मे बी शॉक फॉर योर पीपल। ठीक है ना। तो आप उसको वहां पर लॉकआउट टेक आउट करके ही काम करें। तो ये अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये भी खतरा है। वाटर सीपेज और हैंडलिंग इन वेट बॉडी पार्ट्स। आपका वेट बॉडी पार्ट्स, अगर आपका बॉडी पार्ट्स कोई भी, जैसे कि आपका ये भी हो सकता है कि आपका हाथ नहीं भीगा है लेकिन आपका जूता का सोल भीगा हुआ। कभी कभी ऐसा होता है साइट पर कि आप जब जाते हैं कहीं पर बाथरूम वगैरह जाते हैं तो वहां पर पानी कुछ सीपेजेज वगैरह रहता है, क्योंकि पोटा केबन वगैरह है, तो उसमें क्या होता है कि आपका सोल भीग जाता है, आप ध्यान नहीं देते और आप काम इलेक्ट्रिकल में कर रहे होते। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हैं तो हमारा सोल तो नहीं भीगा है। तो आपको क्या करना है कि आपका अगर सोल भीगा है तो आपका सोल को बढ़िया से झाड़ झूड़ के थोड़ा देर इधर उधर ज्यादा सूख जाए तब जाकर के आप उसमें करें। या इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए आपको आजकल पहले वाला बात नहीं है कि वो आपको रबड़ का जूता पहनना पड़ेगा जो स्वीपर जैसा दिखता है ना। अभी क्या है कि सोल में जो है रबड़ सोल आता है, साइज का रबड़ सोल आता है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, सब का रबड़ सोल आता है। तो स्टोर से आप रबड़ सोल अगर लगा के गए हैं, कहीं भी गए हैं, पानी में भी चले गए तो आपका सोल नहीं भीगता। तो इससे भी आपको प्रोटेक्टिव होता है। आप हाथ में रबड़ ग्लव्स लगाएं कि नहीं लगाएं, रबड़ ग्लव्स आपका जो है पंक्चर चेक किए हैं कि नहीं किए हैं, तो पंक्चर चेक भी करके उसको चेक कीजिए। ठीक है। पंक्चर चेक कैसे करेंगे, उसके स्लिप को पकड़िए दो तरफ से, थोड़ा फूकिए, फूकने के बाद क्या होगा, उसको घुमाइए, घुमा के उसको पकड़ लीजिए तो देखिएगा उंगली में पूरा हवा भर जाएगा। और उसको आप अपने फेस पे इधर उधर घुमा के चेक कर लीजिए दबा के। अगर कहीं भी पतला लीकेज भी होगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये सेंसिटिव जगह है तो यहाँ पर पता चल जाएगा। तो वैसे ग्लव्स को यूज नहीं करना है, तो रबड़ ग्लव्स यूज कीजिए, रबड़ सोल यूज कीजिए। अगर ये सब नहीं करते हैं तो वाटर सीपेज अगर है आपका, चाहे आपका बॉडी पार्ट कहीं अगर भीगा है तो इससे भी इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है। एंड इनकॉम्पिटेंट पर्सन आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ज्यादातर एक्सीडेंट जो होता है और उसका जो रिजल्ट हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बाद पता करते हैं
तो मालूम चलता है कि असिस्टेंट की वजह से हुआ। तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है कि जो भी इलेक्ट्रिकल का बंदा है, जो इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रीशियन है, वही वो काम करे। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि आपका जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट वो काम करने लगता है जिससे कि वो एक्सीडेंट क्रिएट होता है। तो अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिकल का उसके पास प्रमाण नहीं है, आईडी नहीं है, देन ही विल नॉट वर्क इन द इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी में काम नहीं कर सकता है, वो सिर्फ अपने इलेक्ट्रिशियन को हेल्प कर सकता है, ये सामान वो सामान, वायर फलाना ढेकाना देने लेने में, और बाकी वो उसमें डायरेक्टली काम नहीं कर सकता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको बराबर ध्यान रखें। उसके बाद जो है लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग। अगर आपने इलेक्ट्रिकल का ट्रेनिंग नहीं किया है, इलेक्ट्रिकल का आपके पास नॉलेज की कमी है, तो भी ये खतरा है। इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग होनी ही चाहिए कि हमारे यहाँ आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आए हैं तो हमारे यहाँ इस हिसाब से, हमारे कंपनी में किस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जाना है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया गया है। अगर ट्रेनिंग नहीं दिया गया है तो आप ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद में आप वहाँ पर काम स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज वहाँ का प्रोसीजर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये भी कारण बनेगा एक्सीडेंट होने का। तो ये भी जो है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड है ऑन द साइड्स। एंड फेलियर टू यूज ऑफ पीपीज एंड टूल्स। पीपी टूल्स अगर आप सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, जैसे टूल्स आप यूज करते हैं तो टूल्स आइसोलेटेड है कि नहीं है, आप देखे होंगे ड्राइवर से इलेक्ट्रिकल में, तो उसमें आइसोलेशन रहता है। प्लास है, प्लास का जो पीछे में जो रबड़ केन है वो रबड़ केन सही है कि नहीं है, वो फटा हुआ तो नहीं है, नहीं तो उससे भी करंट आपको उसका गेन हो जाएगा और आपके हाथ में लग जाएगा। तो ये जो है ये सारा चीज़ आप देख लीजिए कि सारा आपका जो पीपीज है ये सारा आइसोलेटेड है कि नहीं है। अगर आइसोलेटेड नहीं है तो भी ये खतरा है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड का। उसके बाद लैक ऑफ वार्निंग साइन। वार्निंग साइन के बारे में भी समझना है कि कहाँ पर 220 वोल्टेज है, कहाँ पर 440 वोल्टेज है, कहाँ पर 650 से अबव है। तो इसके साइन को भी समझना है। वहाँ पर साइन के बारे में भी आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि कौन कौन सा साइन कैसे कैसे आपको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो हम लोग उसको साइन को भी समझें। लैक ऑफ प्रोटेक्टिव सेफ्टी डिवाइस। प्रोटेक्टिव सेफ्टी डिवाइस भी आप पहनिए, जैसे पीपी जो आप पहनते हैं, है ना, ये भी आपको प्रॉपर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि खाली सेफ्टी का आइसोलेटेड चीज पहन लिए, उसको लेके काम कर लिए और अपना सेफ्टी डिवाइस नहीं पहने हैं, तो उससे भी आप बचेंगे नहीं। काहे कि आपका रबड़ सोल और आपका हैंड ग्लव्स रबड़ ग्लव्स ये आपको इस्तेमाल करना ही है, ठीक है ना। और ज़्यादा बेहतर ये हो कि रबड़ ग्लव्स जब इस्तेमाल करते हैं आप तो अंदर में इनर जरूर पहना करें, आपका हाथ अंदर में सीपेजेज ना हो। काहे कि ज़्यादा गर्मी होने के वजह से, मॉइस्चर की वजह से आपका हाथ अंदर सीपेजेज हो जाता है। तो अगर आप अंदर इनर पहनते हैं तो वो सीपेजेज नहीं होगा, जिससे कि आपको काम भी करने में अच्छा होगा। आपका जो सेंसेशन है किसी चीज़ को पकड़ने में वो भी सही रहेगा, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिकल हैजार्ड से बच सकते हैं आप। और फॉल्टी एंड डैमेज वायरिंग एंड इक्विपमेंट। फॉल्टी वही कटा हुआ तार है, वायरिंग डैमेज है, जैसे कि कोई एक काम करने के लिए कोई वायरिंग का कैपेसिटी का वायर ले गए हैं आप और उसमें आपने डबल वाई लगा दिया है, वाई लगा के डबल चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें टी लगा दिया है, टी में आप 3 चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे करंट तो आप सिंगल डिवाइस को चलाने के लिए ले गए थे, लेकिन जब 3 डिवाइस चलाएंगे तो ये तो करंट ज्यादा खींचेगा, तो ये ओवरहीट होगा, तो जलेगा, तो ये भी अर्थिंग होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। एंड आपस में जितने भी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में जितने भी लोग इलेक्ट्रिकल में काम करते हैं, इन सभी लोगों को अपने काम के दौरान क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा रखते हुए काम करना चाहिए। अगर अच्छा कम्युनिकेशन है तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कम्युनिकेशन में गड़बड़ हुआ, जैसे हमको कभी लाइन देना है या कभी लाइन काटना है, तो आपस में कम्युनिकेट करके जाएं कि लाइन काटना है या देना है तो भी जाए कम्युनिकेट करके, काटना है तो भी जाए कम्युनिकेट करके। नहीं तो इससे क्या होगा कि अगर आप नहीं करते हैं कम्युनिकेशन, किसी भी तरह से आपके अंदर में अगर फूट है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में काम करने वाला आदमी लोग का आपस में ज़्यादातर देखिएगा कि फूटे रहता है, कि उसका बुराई करता है, उसका करता है, जिसकी वजह से आपस में इंटरनल वो लोगों का अच्छा ये नहीं रहता है, अंडरस्टैंडिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोई किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता और बिना कम्युनिकेट किए अगर वो लाइन दे देता है तो इससे भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को अगर साइट पर, प्लस और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको देखना है कि आपके साइट पर जहां पर आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं
वो इलेक्ट्रिकल का एरिया कैसा है, अंदर है या बाहर है। बाहर है तो वो खतरा है। आपका बॉडी पार्ट सूखा है या गीला है, या आपका इक्विपमेंट सूखा है या गीला है, एरिया मॉइस्चर है या ड्राई है, ये भी देखना है। आपके एरिया में कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो फ्लिकरिंग कर रहा है। फ्लिकरिंग माने लाइट सब होता है ना, फ्लिकर करता है, ये फ्लिकरिंग कर रहा है, उसको क्या कीजिए, लॉकआउट टेकआउट कीजिए। बताए थे कैसे लॉकआउट टेकआउट करना है, बताए थे ना। स्विच ऑफ करना है, वहां पर क्या करना है, मास्किंग टेप मारना है, उसमें अपना नाम और आईडी नंबर लिख देना है और उसको लोटो लिख देना है कि जब तक ये रिपेयर नहीं होगा तब तक नहीं चलेगा। लेकिन सुपरवाइजर को बुला के करना है, सुपरवाइजर को बोलना है कि इसको तुरंत आदमी ला के बुला के ठीक करिए, नहीं तो यही आपका क्या होगा, आर्चिंग का कारण बनेगा। तो इसको आप ठीक कीजिए। अगर पेट्रोकेमिकल में काम करते हैं तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये एक छोटा सा चिंगारी आपके एरिया को क्या कर सकता है, जला सकता है। इसीलिए इसको बंद कर देंगे, सुपरवाइजर को बोल देंगे, सुपरवाइजर बोले ठीक है, हम इलेक्ट्रिशियन को बोलते हैं, जब तक इलेक्ट्रिशियन आता है तब तक आप इसको लोटो कर दें, लॉकआउट टेकआउट कर आएगा, वो अपना बनाएगा तब जाके लोटो हटेगा, ठीक है, तब चलेगा। तो ये फ्लिकरिंग लाइट है। कोई लाइट ऐसा है, जैसे आप साइड पर घूमते हैं हमेशा, तो ऐसा इस तरह का हमेशा देखे होंगे कि बोर्ड लगा हुआ है, तो ये बोर्ड जो है आपका, आप देखेंगे कि इसमें जितना भी स्विच है सब व्हाइट है, लेकिन एक तो स्विच जो है हल्का सा व्हाइट से ऑफ व्हाइट हो गया या हल्का सा पीला टाइप का हो रहा है, तो आपको यहाँ पर जा करके हल्का सा यहाँ पर खड़ा रहना है, यहाँ पर हल्का सा खड़ा होना है। खड़ा होना है मतलब क्या करना है, इसमें कान नहीं सटा देना है, यहाँ पर खड़ा होकर के आपको ध्यान सेंसेशन इधर देना है। इधर सेंसेशन इसलिए देना है कि कहीं अंदर से किसी तरह का कोई आवाज आ रहा है क्या, चिर चार कुछ ऐसा आवाज, अगर ऐसा आवाज पक्का आ रहा होगा, नहीं तो ये कलर चेंज नहीं होता। ये कलर चेंज हुआ है मतलब ये हो रहा है, तो आपको वो समझ में आ गया कि इसके अंदर से आवाज आ रही है। सुपरवाइजर को बुलाइए, दिखाइए इसको तुरंत रिप्लेस कीजिए, इसको तुरंत रिपेयर कीजिए, और नहीं तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये सब पूरे बोर्ड को जला देगा। अब बोर्ड जब आपस में जलेगा तो क्या होगा, अर्च करेगा, तो ये आपका खतरा है। तो इस तरह से आप इसको हमेशा अपने एरिया के सब चीज को भी देखा करें। कोई अगर आज ऐसा भी कभी कभी होता है कि आज सारा स्विच ठीक था, कल सुबह जब आए तो एक स्विच काला दिख रहा है, यानी कि रात में बहुत ज्यादा अर्च हुआ है उसमें, तो उसको भी चेक करें, जलने के ऑर्डर पे है, बर्निंग ऑर्डर पे है, या उसका ऑफ वाइट हो गया है। तो ये सब चीज भी आप अपने साइट पर देखा करें। और कोई भी ऐसा चीज जिससे कि कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी में हो सकती है, ऐसे चीजों को एकदम अवॉइड करें। और इलेक्ट्रिकल में काम करें तो अपना हाइट और अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए काम करें। इन सारे चीज़ों को अगर करेंगे आप, तो आपको आपके एरिया में इलेक्ट्रिकल हैजार्ड से आप अपने वर्कर्स को बचा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो साइट पर क्या क्या हैजार्ड हो सकता है और उसको रोकने के लिए आप क्या क्या ध्यान रखेंगे, तो इन सारे चीज़ों को मैंने बताया। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप टेक्नो में आएँ और अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए सेफ्टी का कोर्स यहाँ से करें। इसी के साथ आज हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की,
ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।